स्टूडेंट्स आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इनमें से किस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगा। तो पहला है स्टूडेंट्स पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो ये कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड पेमेंट होते हैं, इनका पेमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स हमने गुड्स खरीदा होता है। गुड्स किस लिए खरीदा होता है? फॉर द प्रोडक्शन पर्पस और फॉर रीसेल पर्पस। तो दैट्स वाई इनको जो पेमेंट कर रहे हो उसका संबंध हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से है और यहाँ पे कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो आंसर तो यही मिल गया स्टूडेंट्स हमें, लेकिन फिर भी बाकी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैश का आउटफ्लो है या नहीं है ऑपरेटिंग का। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक तो ये आउटफ्लो नहीं इनफ्लो है स्टूडेंट्स, और ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो दैट्स वाई आंसर हो नहीं सकता था। डिविडेंड रिसीव बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी, तो नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड रिसीव जो होता है वो इनफ्लो है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ इनफ्लो है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर जो है इसमें ना ही कोई इनफ्लो हो रहा है ना ही कोई आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करना एक नॉन कैश एक्टिविटी होती है, इसमें कैश का ना ही इनफ्लो होता है ना ही कैश का आउटफ्लो होता है। आइए स्टूडेंट्स अब अगले एमसीक्यू के बारे में बात कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 14। स्टूडेंट्स इसमें आपको कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि बताइए वो रेशियोज जिन्हें कैलकुलेट किया जाता है फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, बेस्ड ऑन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे कौन से रेशियोज होते हैं जो कि एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन मेजर करते हैं, जो इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं कि बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं वो उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो क्या वो लिक्विडिटी रेशियोज हैं, क्या वो टर्नओवर रेशियोज हैं, क्या वो सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, क्या फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रख लीजिएगा आप लोग भी कि ये जो बिजनेस की एफिशिएंसी को जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो एफिशिएंसी मेजर करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं वो होते हैं टर्नओवर रेशियो, जिन्हें हम एक्टिविटी रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 15 को भी देख लेते हैं। सेल ऑफ पेटेंट्स ₹50 लाख विल रिजल्ट इन, यानी जो पेटेंट्स की सेल हुई है फिर ₹50 लाख की, वो क्या कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है? ठीक है स्टूडेंट्स, क्या वो कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है, क्या वो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है, या फिर वो कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है? तो स्टूडेंट ढंग से समझ लीजिए इस बात को भी। पेटेंट्स एक इंटेंजिबल एसेट है और कोई भी इंटेंजिबल एसेट का खरीदना बेचना जो होता है उसका संबंध इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से होता है। और रही बात इनफ्लो और आउटफ्लो की, तो जब कंपनी ने पेटेंट्स को बेचा होगा तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा उसकी वजह से। तो यहाँ पर आपका ये जो आंसर है, राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। कैश इनफ्लो जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हुआ है ₹50 लाख का। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 16 को भी देख लेते हैं। इनकम टैक्स पेड इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़? तो इनकम टैक्स पेड जो होता है स्टूडेंट्स तो बिजनेस के मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जब तक ये बताया ना जाए कि टैक्स किससे रिलेटेड है। अगर वो डिविडेंड टैक्स होता तो एक बार को वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, या कि हम कहेंगे हुआ करता है। लेकिन अगर सिंपली इनकम टैक्स लिखा है तो हम ये मानते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट्स पे ही वो टैक्स दिया गया होगा। तो इसका मेन संबंध जो है वो आप बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हुआ करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगले एमसीक्यू देख लीजिए स्टूडेंट्स। आपको एक कंपनी का करंट रेशियो दे रखा है 3.5:1, उसी का क्विक रेशियो दे रखा है 2:1। आपको उसके अलावा इन्वेंट्रीज दे रखे हैं 16,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं ₹8,000। आपको यहाँ पर बताना है कि करंट लायबिलिटीज़ कितनी होगी इतनी इंफॉर्मेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर करंट रेशियो 3.5:1 है, इसका अपना फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़, यानी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज 3.5:1 है। तो यहाँ पर आप करंट एसेट को करंट लायबिलिटी की फॉर्म में निकाल लीजिए, 3.5 करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज 2:1 है। तो यहाँ पर आप
क्विक एसेट को निकाल लीजिए करंट लायबिलिटी की फॉर्म में, ये आ जाएगा 2 करंट लायबिलिटीज़। तो 3.5 CL है करंट एसेट, 2 CL है आपका क्विक एसेट। अब करंट एसेट से क्विक एसेट पे जाने के लिए स्टूडेंट्स हम इन्वेंट्री को माइनस करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करा करते हैं। तो आपको क्विक एसेट दे रखा है स्टूडेंट्स 2 करंट लायबिलिटीज़ के बराबर, करंट एसेट है 3.5 करंट लायबिलिटीज़ के बराबर, और इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों माइनस होने हैं, तो आपस में इनका सम कर लीजिए 16,000 और 24,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 24,000 इधर आ जाएगा, तो 24,000 इज इक्वल टू ये 2 CL वहाँ चला जाएगा 1.5 CL। अगर 1.5 CL 24,000 है तो CL निकल कर आएगा 24,000 डिवाइड बाय 1.5, सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 16,000। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में 16,000 दिया हुआ है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने MCQ नंबर 17 तक ही रखते हैं। तो हमने MCQ 13 से लेके MCQ 17 तक यहाँ पर डिस्कस किया है, और MCQ 1 से लेके 16 तक हमारे पिछले वीडियोस में है स्टूडेंट्स, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारे जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025।